ठीक, तो शुरुआत करते हैं। कल हमने बात कर ली थी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है। अगर उससे संबंधित कोई समस्या है, किसी तरह का कंफ्यूजन है, तो आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है। नहीं तो फिर हम आज शुरुआत करते हैं नए सिस्टम के बारे में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए, जिस तरह से नर जनन तंत्र होता है, उसी तरह से मादा जनन तंत्र होता है। तो वहां पर हमने बात की थी नर जनन तंत्र में कि वहां पर प्राथमिक जनन अंग, द्वितीयक जनन अंग और सहायक जनन अंगों के बारे में। ठीक। तो इसी तरह से यहां पर भी बात करेंगे। उस तरह से नर में प्राथमिक जनन अंग क्या थे? वृषण थे, टेस्टिस थे। उसी तरह से फीमेल के अंदर प्राथमिक जनन अंग क्या होते हैं? ओवरी, यानी अंडाशय। जबकि नर में हमने प्राथमिक जनन अंग में किसके बारे में बात की थी? टेस्टिस के बारे में, वृषण के बारे में। दूसरा है द्वितीयक जनन अंग। ठीक है। तो नर के अंदर कौन थे? वृषण कोश था। ठीक। तो यहां पर जो द्वितीयक जनन अंग है वो क्या है? एक तो हो गई अंडवाहिनी। ठीक। दूसरा गर्भाशय। तीसरा योनि यानी वेजाइना। और चौथा हो गया वल्वा एंड क्लाइटोरिस। ठीक है। तो ये होते हैं द्वितीयक जनन अंग। अब कैसे कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। तो प्राथमिक जनन अंग अंडाशय। अंडाशय का जो मुख्य कार्य है वो क्या है? अंड निर्माण करना। यानी अंडे का जो निर्माण होता है, जिस तरह से टेस्टिज के अंदर किसका निर्माण हो रहा था? शुक्राणुओं का निर्माण हो रहा था। उसी तरह से फीमेल के अंदर, मादा के अंदर जो ओवरी है या अंडाशय है, उसके अंदर किसका निर्माण होता है? अंडों का निर्माण होता है। ठीक। और दूसरे द्वितीयक जो अंग हैं, जिसमें अंडवाहिनी हो गई, अंडवाहिनी को ही हम क्या बोलते हैं? ओविडक्ट कहते हैं। ठीक है। या फेलोपियन ट्यूब के नाम से इसे जाना जाता है। दूसरा गर्भाशय हो गया। नेक्स्ट योनि या वेजाइना। और उससे आगे वल्वा एंड क्लाइटोरिस। अब देखो किस तरह से होते हैं। देखिए, ये जो भाग है, ठीक है, ये क्या है? ओवरी। ठीक। और दूसरा इसको इस तरह से देख लेते हैं, चलो इस डायग्राम में बाद में आएंगे हम। तो पहले तो क्या होता है? गर्भाशय होता है। ठीक है, इस तरह से हम आ रहे हैं आगे। और गर्भाशय में क्या रहते हैं? हॉर्न रहते हैं। ठीक है। और यहाँ लास्ट में क्या चीज रहती है? ओवरी। ठीक। जो ओवरी है, ओवरी अंडवाहिनी से संपर्क में नहीं रहती है। ठीक है। ये क्या हो गई? ओवरी या अंडाशय। और अंडाशय में किसका निर्माण हो रहा है? अंडों का निर्माण हो रहा है। तो इस ओवरी के अंदर जो अंडे बनते हैं, वो इस ओवरी से निकल करके कहाँ आते हैं? बाहर आते हैं। ठीक है। अब ये पूरी तरह से संपर्क में तो रहती नहीं है। तो जो अंड वाहिनी है, वह अंड वाहिनी ही इसके अंडों को कैच करती है। और अंड वाहिनी के अलग अलग भाग होते हैं। ठीक है। जैसे अंड वाहिनी के हम भागों की बात करें, तो पहला होता है इनफंडीबुलम। ठीक है। यहाँ पे आगे हम, ठीक है, ये वाला ठीक है, डायग्राम इसी में बात करते हैं। ठीक है। तो शुरुआत का जो भाग है अंडवाहिनी का, कैसा? कीप के जैसा। कैसा होता है? कीप के समान। ये क्या कहलाता है? इनफंडीबुलम कहलाता है। तो ये जो वाला भाग बना है यहाँ पर, ये कैसा है? कीप जैसा है।
और इसमें उंगली नुमा प्रवर्त यहाँ पर रहते हैं, जो क्या करते हैं, अंडा जैसे ही आया, ये क्या आएगा, उसको कैच करने का काम करते हैं। तो इन फंडिबुलम में ही क्या चीज पाई जाती है, उंगली समान प्रवर्त पाए जाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, पिंबरी कहते हैं। ठीक है। अब यहां से अंडा आएगा, कहाँ जाएगा, इस अंडवाहिनी के इनफंडिबुलम वाले भाग में जाएगा। ठीक है। अब यहां से चलने के बाद ये बीच में, जो बीच वाला भाग है अंडवाहिनी का, ठीक है, और एक होता है वह भाग जो किससे जुड़ा हुआ है, इस गर्भाशय से जुड़ा हुआ है। ठीक। तो जो बीच वाला भाग है इनफंडिबुलम के बाद फूला हुआ भाग, ये कहलाता है एम्पूला। तो इस तरह से जो अंडवाहिनी है उसका दूसरा भाग हो गया एम्पूला। और थर्ड भाग जो अंडवाहिनी को गर्भाशय से जोड़ता है, इससे गर्भाशय से जोड़ता है, दोनों के बीच में संयोजक का काम करता है, उसे हम बोलते हैं इस्थिमस। क्या कहते हैं, इस्थिमस। तो इस तरह से ये जो अंडवाहिनी है, ठीक है, जो द्वितीयक अंग है, अंडवाहिनी के कितने भाग हैं, तीन भाग। पहला इनफंडिबुलम, दूसरा एम्पुला, और तीसरा हो गया इस्थिमस। तो जो इनफंडिबुलम है उसका काम है कि जो ओवरी से अंडा आ रहा है उसको कैच करना। ठीक है। नहीं तो क्या होगा कि अगर ओवरी से जो अंडा आ रहा है, यदि वो अंडवाहिनी में नहीं आएगा तो वो बाद में एब्जॉर्ब हो जाता है हालांकि, लेकिन वेस्टेज चला जाएगा। ठीक है। तो उस अंडे को कैच करना जिससे कि ये अंडवाहिनी में आ जाए, और इसके बाद ही ये आगे जा पाता है। ठीक है। और आगे इस अंडे का फर्टिलाइजेशन हो पाएगा, निषेचन हो पाएगा। तो मेन काम क्या हो गया इनफंडिबुलम का, कि अंडे को कैच करना। ठीक है, कीट के समान होता ही है ये। दूसरा पार्ट हो गया इसका फूला हुआ भाग अंडवाहिनी का, जो मध्य भाग है वो क्या कहला रहा है, एम्पुला कह रहा है। और तीसरा जो भाग इस अंडवाहिनी को किससे जोड़ रहा है, गर्भाशय से जोड़ रहा है, वो क्या कहलाता है, इस्थिमस कहलाता है। ठीक है। इसके बाद फिर कौन सा भाग शुरू हो जाता है, गर्भाशय वाला भाग शुरू हो जाता है। अब इस गर्भाशय के अंदर ही, ठीक है, जो बच्चा है वो मतलब यहाँ पर प्रेगनेंसी के दौरान इम्प्लांट होता है। ठीक है। अब इस गर्भाशय का जो गर्दन बोलें, ठीक है, या इसका मुंह बोल सकते हैं, तो वो क्या कहलाता है, सर्विक्स। अब देखिए किस किस तरह से होता है। अब जो ये सर्विक्स है, यहाँ पर जो मांसपेशियां हैं वो अत्यधिक वलन युक्त होती हैं। ठीक है। और इसकी एक ओपनिंग होती है, ठीक है, जो काफी टाइट होती है, और केवल किस समय खुलती है, जब जानवर हीट में आता है या ईस्ट्रस साइकिल के दौरान ही खुलती है। ठीक है। तो सर्विक्स हो गई, सर्विक्स के बाद गर्भाशय हो गया, और फिर हो गई अंडवाहिनी। ठीक है। तो अंडवाहिनी के तीन भाग हो गए, इनफंडिबुलम, एम्पूला और इस्थमस। दूसरा हो गया गर्भाशय, और तीसरा हो गया सर्विक्स। अब देखो, अब आते हैं अपने मेन पार्ट। हम जो बात कर रहे थे, पहला हो गया अपना अंडवाहिनी, ठीक है, दूसरा यूट्रस यानी गर्भाशय हो गया, और यूट्रस की ही जो गर्दन है वो क्या कहला रही है, अपनी सर्विक्स कहलाती है। अब बची वेजाइना और वल्वा, ये क्या होती हैं, ओवरी हो गई। ठीक है। और यहां से लेकर के यहां तक ये जो पूरी यूट्राइन बॉडी है, ठीक है, यहाँ पर क्या होती है, अंडवाहिनी ही होती है। और ये इसका क्या हो गया, गर्भाशय वाला भाग हो गया। ये वाला जो भाग है ये क्या है, गर्भाशय वाला भाग। ठीक। और इसकी जो गर्दन वाला, या ये कहें कि मुख वाला जो भाग है वो क्या है, सर्विक्स। सर्विक्स के बाद आगे जो मांसल नलका जैसी संरचना होती है, मांसपेशियों की बनी हुई नली जैसी संरचना होती है, उसे हम बोल देते हैं, ये जो संरचना है इसे हम क्या बोल देते हैं, वेजाइना। जिसमें कॉपुलेशन के दौरान जो सीमन है वो यहाँ पर डिपोजिट होता है। प्राकृतिक समागम के दौरान जो नर है वो यहीं पर अपने सीमन को छोड़ता है। ठीक है। और सबसे बाहर में जो क्या नाम है, त्वचा के बने हुए
फोल्ड होते हैं, ठीक है, होठ जैसी संरचनाएं होती हैं, वो क्या कहलाते हैं? वल्वा कहलाते हैं। ठीक है। जो मादा जनन अंग है बाहर की तरफ जहां यूरिनेशन वो करती है, तो वो कैसे हैं? होठ जैसी संरचनाएं होती हैं, ओष्ठ जैसी संरचनाएं होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? वल्वा कहते हैं। और इस वल्वा के जो अंदर खुलती है वो किस में खुलते हैं? जो पहली ओपनिंग मिलती है नलका जैसी संरचना, उसको हम क्या बोलते हैं? वेजाइना बोलते हैं। और इस वेजाइना से अंदर जो संरचना होती है वो क्या कहलाती है? सर्विक्स कहलाती है। सर्विक्स भी नली जैसी संरचना है, लेकिन इसमें अत्यधिक वलन युक्त संरचनाएं पाई जाती हैं। ठीक है, अब देखो कैसे होती है। ये हो गई वेजाइना। वेजाइना बाद ये आपको इस तरह से इसमें दिखाई दे रहे हैं ये वाले हिस्से। ठीक है। तो ये क्या है? जो मांसपेशियां अत्याधिक वलन युक्त होती हैं, और सामान्य अवस्था में ये जो सर्विक्स का पूरा पार्ट है, ये कौन सी है? सर्विक्स है, यहां से लेके यहां तक। ठीक। सर्विक्स का जो मुंह है वो बिल्कुल टाइटली बंद रहता है। इसका उद्देश्य क्या है? कि बाहर से किसी भी प्रकार का संक्रमण गर्भाशय के अंदर प्रवेश ना करे। ठीक है। और यहां पर इस बाई चांस यदि कुछ एंटर भी करता है, तो यहां पर क्या पाई जाती हैं? गॉबलेट सेल। क्या पाई जाती हैं? गॉबलेट सेल। ये क्या होती हैं? म्यूकस स्राव करने वाली कोशिकाएं। म्यूकस कह सकते हैं, या इसको कह सकते हैं श्लेष्मा। ठीक है। तो जो सर्विक्स है, सर्विक्स में जो मांसपेशी या वलन पाए जाते हैं। ठीक है। जब कोई व्यक्तियां जिस किसी ने भी पीड़ी की होगी, तो जब एआई गन इसके अंदर प्रवेश करती है ना, जब सर्विस के अंदर प्रवेश कराते हैं हम, तो ऐसा नहीं कि बड़ी आसानी से एंटर कर जाती है। थोड़ा सा वहां रुक रुक के, या अवरोध, ऐसा लगता है कि बीच बीच में अवरोध आ रहा है। ठीक है। तो वो किस वजह से अवरोध पैदा होता है? इन्हीं मांसपेशीय वलनों की वजह से। जब एआई गन हम इसके अंदर प्रवेश कराते हैं, तो जो ये फोल्ड होते हैं, त्वचीय जो मांसपेशियों के फोल्ड होते हैं, इनकी वजह से ही एआई गन वहां रुक रुक करके अंदर दिखती है। ठीक है। और इसके अंदर क्या पाई जाती हैं? गॉबलेट सेल पाई जाती है। कहां पर? सर्विक्स के अंदर। जो किसका स्राव करती हैं? म्यूकस या श्लेष्मा का। सामान्यतः जो सर्विक्स है, ठीक है, कैसी रहती है? सामान्यतः बंद रहती है। इसको नहीं उसमें ले लेते हैं। देखो, सर्विक्स की बात हम कर रहे हैं। तो सर्विक्स क्या हो गई? नलकाकार संरचना है। दूसरी चीज, त्वचीय या मांसपेशीय। मांसपेशीय ही आएगा, त्वचीय तो क्या रहेंगे, क्योंकि अंदर क्या है? मांसपेशीय वलन पाए जाते हैं। ठीक है। क्या होते हैं? मांसपेशीय वलन इसके अंदर उपस्थित रहते हैं। ठीक है। और इसके अंदर क्या पाई जाती हैं? गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल पाई जाती हैं, जो क्या स्राव करती हैं? इनका स्राव क्या होता है? म्यूकस। म्यूकस या श्लेष्मा। सामान्यतः पहली बात तो इस सर्विक्स के अंदर से कोई भी फॉरेन जो भी इंफेक्शन वगैरह वो प्रवेश नहीं कर पाता है। यदि कोई प्रवेश करता भी है यहाँ से, तो इसके अंदर क्या है? गॉबलेट सेल है या म्यूकस है, जो उस पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को, या जो भी सूक्ष्म जीव है, उसको म्यूकस के द्वारा उसमें पकड़ करके चिपका करके रोकने की कोशिश करती हैं। ठीक है। और फिर इसको एक्सपेल आउट कर देती हैं, बाहर डाल देती हैं। ठीक है। यदि किसी भी कारण से सामान्यतः सर्विस खुलती नहीं है, ठीक है, और कब खुलती है? केवल और केवल, ठीक है, सामान्यतः कैसे रहती है ये? बंद। केवल मध चक्र। कब खुलती है? तो मध्य चक्र के समय पर खुलती है। और दूसरा कब खुलती है ये? सबके समय।
प्रसव के समय खुलती है। ठीक है। यदि किसी कारण से सर्विस के अंदर कोई पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म या फिर सूक्ष्म जीव प्रवेश कर गया, तो वो क्या करेगा, इस गर्भाशय के अंदर, यहां से सर्विक्स हो गई, ये गर्भाशय हो गया, इसी तरह से यहां से अंदर क्या शुरू हो जाता है, गर्भाशय शुरू हो जाता है। तो गर्भाशय के अंदर क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है। जिसे हम बोलते हैं यूटेराइन इन्फेक्शन। यूटेराइन इन्फेक्शन किसी प्रकार का हो सकता है, एंडोमेट्राइटिस हो सकती है, पायोमेट्रा हो सकता है। ठीक है। वो अलग अलग कंडीशन होती हैं, उनके बारे में बाद में बात करेंगे। तो कुल मिलाकर के यदि कोई पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म यहाँ से प्रवेश कर भी जाता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अंदर गर्भाशय में इन्फेक्शन पैदा कर देता है। ठीक है। नहीं तो नॉर्मली क्या है, सर्विस अपनी बंद रहती है, किसी प्रकार के पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को ये रोकने का काम करती है। ठीक। तो यहाँ तक क्लियर अपना। तो सर्विस के बारे में बात हो गई। और ओविडक्ट के अपने तीन भाग होते हैं। ठीक है। इनफंडिबुलम, एम्पुला और स्ट्रिप्स। ठीक। अब देखो, अब ओवरी के बारे में बात कर लेते हैं कि जो ओवरी है, यानी अंडाशय जो है, इनकी संख्या कितनी होती है, दो। कौन कौन से, लेफ्ट और राइट। ठीक है। अब सामान्य जो दाहिनी ओवरी है, दाहिनी ओवरी का मतलब हो गया राइट। तो जो राइट साइड की ओवरी है, वो बाई साइड से, यानी लेफ्ट साइड की ओवरी से बड़ी होती है। ठीक। लेकिन हम ये बात कर रहे हैं रूमिनेंट के केस में। ठीक है। क्योंकि दाहिनी तरफ और बाई तरफ की ओवरी छोटी क्यों है, क्योंकि बाई तरफ क्या पाया जाता है, रूमिनेंट्स में रूमन पाया जाता है। ठीक है। जिसकी वजह से वहां पर ब्लड सप्लाई वगैरह या साइज में बढ़ने में थोड़ी क्या रहती है, समस्या रहती है। तो रूमन वगैरह का एक कारण हम ये मान सकते हैं कि रूमन की वजह से जो राइट साइड की ओवरी है वो बड़ी हो रहती है, और लेफ्ट साइड की ओवरी क्या रह जाती है, छोटी रह जाती है। ठीक है। और वहीं बात करें हम पक्षियों में, तो पक्षियों में जो राइट साइड की ओवरी है, और राइट ओवरी के साथ में क्या रहेगा, यानी अंडाशय के साथ क्या रहेगी, अंडवाहिनी रहेगी। ठीक है। तो राइट साइड की ओवरी और ओविडम क्या रहती है पक्षियों में, एब्सेंट रहती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, राइट साइड की एब्सेंट है, तो क्रियाशील कौन सी रही, क्रियाशील कौन सी रही, लेफ्ट साइड की। तो पक्षियों में लेफ्ट साइड की ओवरी और ओविडक्ट क्या रहती है, सक्रिय रहती है। ठीक है। तो यदि हम रूमिनेंट्स की बात करें, तो रूमिनेंट्स में जो दाहिनी ओवरी है, ठीक है, यानी राइट साइड की जो ओवरी है वो बड़ी रहती है इसकी अपेक्षा, बाई साइड की ओवरी की अपेक्षा। क्योंकि लेफ्ट साइड में या बाई ओर क्या रहता है रूमिनेंट्स में, मुख्यतः जो रूमन है वो उपस्थित रहता है, जिसकी वजह से बाई ओवरी छोटी रह जाती है और दाहिनी ओवरी बड़ी रहती है। और यदि पक्षियों की बात करें, तो पक्षियों में राइट साइड की ओवरी क्या रहती है, एब्सेंट होती है, अनुपस्थित होती है। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, इसमें होती ही नहीं है। ठीक है। पक्षियों में जो राइट साइड की ओवरी है वो होती ही नहीं है, यहाँ तो है, राइट साइड की ओवरी भी है, ओविडक्ट भी है, लेकिन हम बात कर रहे हैं बड़ी और छोटी की, पशुओं में। लेकिन पक्षियों में क्या है कि राइट साइड की ओवरी होती नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्रियाशील कौन सी हो गई, लेफ्ट साइड। अब यदि ओवरी को हम काट करके देखें, तो इसमें कौन कौन सी संरचना उसके अंदर उपस्थित होती है, तो जब सूक्ष्मदर्शी में देखा जाता है, तो ओवरी अंदर से दो भागों में बटी हुई दिखाई देती है। ठीक है। देखो इस तरह से, ये वाला भाग। ठीक है। तो ओवरी अंदर से दो भागों में बटी हुई दिखाई देती है। मान लो ये क्या हो गई, ओवरी हो गई। अब इसको हम इस तरह से बांट सकते हैं। ठीक है।
तो ये तो वाला भाग हो गया बाहर का, और ये पूरा वाला भाग हो गया अंदर। ठीक है, नंबर एक और नंबर दो। ठीक। तो जो बाहरी भाग है वो क्या कहलाता है, कॉर्टेक्स या स्ट्रोमा कहलाता है। और यह कौन सा है, परिधि वाला भाग होता है। तो ये जो पूरा भाग है यहां से लेकर के यहां तक, ये क्या है, कॉर्टेक्स या इसी को क्या बोल देते हैं हम, स्ट्रोमा बोल देते हैं। ठीक है। तो ये कॉर्टेक्स जो भाग है ये कहां पर है, बीच में है या परिधि की ओर है, तो कहां पर हो गया ये, परिधि वाला भाग। ठीक है, परिधि वाला भाग हो गया। और जो बीच वाला भाग है ये क्या कहलाता है, मेडुला कहलाता है। तो बीच वाला भाग क्या कहलाता है, मेडुला कहलाता है। ठीक। तो बाहरी भाग कॉर्टेक्स और मध्य वाला भाग क्या कहलाता है, मेडुला। अब दोनों में अंतर क्या है, तो बाहरी भाग जो कॉर्टेक्स है ये परिधि वाला भाग है, और मध्य वाला भाग कौन सा है, मेडुला। कॉर्टेक्स वाले भाग में क्या पाई जाती है, जननिक उपकला पाई जाती है, यानी जर्मिनल एपिथेलियम पाई जाती है। जर्मिनल, अब जर्मिनल एपिथेलियम या जननिक उपकला किसे कहते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम को हिंदी में क्या बोलते हैं, जननिक उपकला। ठीक है। तो इसके चारों तरफ क्या पाई जाएगी, सिंपल एक लेयर पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं जननिक उपकला। ठीक है। इस जननिक उपकला से ही इसका निर्माण होता है, ऊगोनिया का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, यानी ऊगोनिया, और इससे आगे किसका निर्माण होता है, अंडों का निर्माण होता है। ठीक है। तो यहीं पर जो समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा किसका निर्माण होता है, अंडों का निर्माण होता है, किससे, जर्मिनल एपिथेलियम से। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो कॉर्टेक्स वाला भाग है इसमें एक तो क्या हो गया, परिधि वाला भाग हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसमें जर्मिनल एपिथेलियम पाई जाती है। तीसरा पॉइंट, जर्मिनल एपिथेलियम है तो यहाँ पर क्या होगा, अंड जनन की प्रक्रिया चलेगी, यानी अंडों के निर्माण की प्रक्रिया यहां पर चलेगी। ठीक है। अब अंडा बनेगा तो अंडे का क्या होगा, अंडा बाहर भी निकलेगा। ठीक है। तो इसको हम क्या बोल देंगे, अंडोत्सर्ग। तो यहां पर क्या होगा, अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया भी होगी। अब अंडोत्सर्ग होगा, अंडोत्सर्ग के बाद क्या बनता है, कार्पस लूटियम बनता है। तो कार्पस लूटियम भी कहाँ उपस्थित होगा, इस कॉर्टेक्स वाले भाग में उपस्थित रहता है। तो कार्पस ल्यूटियम, जिसे हम सीएल बोलते हैं, कार्पस लूटियम यानी सीएल उपस्थित। तो ये जो सभी घटनाएं हैं, अंड जनन हो गया, अंडोत्सर्ग हो गया, कार्पस लूटियम बनी, ये जो पूरी घटनाएं घटित हो रही हैं वो कौन से वाले भाग में हो रही हैं, अंडे के कॉर्टेक्स वाले भाग में हो रही हैं, परिधि वाले भाग में हो रही हैं। जब हमने ओवरी को काटा तो ओवरी में दो भाग हमें दिखाई दिए सूक्ष्मदर्शी से देखने पर, एक बाहरी भाग में बटा हुआ है, ठीक है, और दूसरा मध्य भाग में बटा हुआ है। तो जो बाहरी वाला भाग है उसे हमने कॉर्टेक्स नाम दिया, बीच वाला जो भाग है उसे हमने क्या नाम दिया, मेडुला नाम दिया। ठीक है। तो बाहरी वाले भाग में क्या मिला हमें, जर्मिनल एपिथेलियम मिली वहीं पर, उसी में हमें जो अंडे का निर्माण हो रहा था, इसलिए हमने क्या बोल दिया, अंडजनन की प्रक्रिया यहाँ पर होती है। अंडा बनेगा तो अंडा बाहर भी निकलेगा ओवरी से, तो अंडोत्सर्ग भी यहीं पर हो रहा है। अंडोत्सर्ग हुआ तो अंडे के निकलने के बाद मान लो यहाँ पर से इस तरह से अंडों का निर्माण हुआ। ठीक है। तो ये जो प्रक्रिया चलती है अंडे के निर्माण की, ये कौन से वाले भाग में चलती है, स्ट्रोमा या कॉर्टेक्स वाले भाग के अंदर चलती है। तो उसके बाद क्या होता है लास्ट में, कि मान लो ये इसके चारों तरफ के आवरण हो गए, ठीक है, इसका खोल हो गया, और यहाँ से ये क्या होता है, अंडा निकलता है।
इस तरह से यहां से क्या होगा, ये अंडा बाहर निकलेगा। अंडा तो बाहर आ गया, लेकिन यहां पर क्या बच गया, ये खोल बच गया। अब इस खोल को ही हम क्या बोल देते हैं, कार्पस लूटियम कह देते हैं। ये क्या बनाता है, कार्पस लूटियम। ठीक है, और यही कार्पस लूटियम, और ये क्या हो गया, अंडा हो गया। और यही कार्पस लूटियम क्या काम करता है, किसका स्राव करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। जो मेडुला वाला भाग है, ठीक है, तो जितनी भी नर्व सप्लाई है या फिर ब्लड सप्लाई है, वो सब किसके अंदर मिलती है, मेडुला वाले भाग में होती है। ठीक है, तो ये अंतर होता है आपके कॉर्टेक्स और मेडुला। देखो, पहली चीज परिधि वाला भाग हो गया, कॉर्टेक्स, जनन उपकला पाई जाती है इसमें। ठीक है, और दूसरी चीज क्या होगी, इसी के अंदर अंड जनन होता है, अंडोत्सर्ग की क्रिया होती है। ठीक है, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव कार्पस लूटियम के बनने से होता है। तो वही चीज हम बात कर रहे थे, कार्प यहाँ पर क्या उपस्थित रहती है, कार्पस लूटियम भी उपस्थित रहती है। ठीक है, तो ये सब बात होगी किसके बारे में, अपनी कॉर्टेक्स या स्ट्रोमा के बारे में। ठीक, तो दूसरा वाला जो भाग है वो क्या है, मेडुला। तो जो मेडुला है, केंद्रीय भाला भाग होता है, या हम बोल सकते हैं मध्य भाग। और क्या होता है, किससे मिलकर बना होता है, ये तंतु में संयोजी ऊतकों का बना होता है, और इसके अंदर रक्तवाहिनी और तंत्रिकाएं उपस्थित होती हैं। ठीक है, जो ब्लड सप्लाई है और जो नर्व सप्लाई है, वो कहाँ पाई जाती है, इस मध्य वाले भाग में पाई जाती है। तो इसको इस तरह से देख सकते हैं कि इसके पर्दीय भाग हो गया, और ये जो लाइन हम बना रहे हैं, ये इसका कौन सा भाग हो गया, मध्य वाला भाग ये होता है। तो इस मध्य वाले भाग में ही क्या है, ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, और दूसरी चीज क्या हो गई, इसके अंदर ही नर्व सप्लाई पाई जाती है। ब्लड सप्लाई, ब्लड वेसल्स हो गई, और नर्व हो गई। तो दो चीजें यहाँ पर होती हैं इसमें मध्य वाले जीव। बाकी का जो पूरा बाहरी भाग है, टर्मिनल एपिथीलियम हो गई इसमें। इसी में क्या हो रहा है, अंड जनन की प्रक्रिया हो रही है, अंडे का विकास हो रहा है, और लास्ट में क्या हो गया, अंडा बाहर निकल गया, तो लास्ट में क्या बन गई, ये कार्पस लूटियम बन गई। यदि फर्टिलाइजेशन हो जाता है, निषेचन हो जाता है, तो कार्पस लूटियम बनी रहती है कब तक, जब तक कि प्रसव प्रक्रिया नहीं हो जाती, यानी जो पूरी प्रेगनेंसी तक ये बनी रहती है। ठीक है, और यदि प्रसव नहीं होता है, तो कार्पस लूटियम धीरे धीरे 16वें या लगभग 18वें दिन से नष्ट होना प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, उस कंडीशन में इसके अलग अलग नाम होते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है, कार्पस लूटियम में पीले रंग का धब्बा पाया जाता है, तो कार्पस एल्बिकेंस बोल देते हैं। ठीक है, उसमें ब्लड एकत्रित हो जाता है, तो कार्पस हीमोरेजिकम बोल देते हैं। बात करेंगे आगे। ठीक है, तो बस केवल एक जानकारी के लिए कि यहाँ पर जो कार्पस लूटियम से संबंधित संरचनाएं कौन सी होती हैं, कार्पस हीमोरेजिकम और कार्पस एल्बिकेंस। ठीक है, तो ओवरी के बारे में क्लियर अपना, कि ओवरी से बोल रहे हैं, अंडाशय को बोल रहे हैं। और मुख्यतः जो रूमिनेंट्स हैं, रूमिनेंट्स में रूमन किधर की तरफ होता है, लेफ्ट हैंड की तरफ। ठीक है, यानी लेफ्ट साइड में होता है। तो इधर जिधर की तरफ रूमन है, तो रूमन की वजह से जो लेफ्ट ओवरी है, वो विकसित नहीं हो पाती। ठीक है, तो उसकी वजह से राइट ओवरी के लिए स्पेस मिल जाता है, तो राइट ओवरी अधिक विकसित हो जाती है। इसलिए हम बोल रहे हैं राइट मतलब दाहिनी तरफ की ओवरी अधिक विकसित होती है इनमें, रूमिनेंट्स के अंदर। वहीं पक्षियों की बात करें, तो पक्षियों में राइट ओवरी और ओविडक्ट क्या रहती हैं, यानी अंडवाहिनी अनुपस्थित होती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, कौन सी रही, ये तो है ही नहीं राइट साइड की, तो कौन सी रहेगी, लेफ्ट साइड वाली ओवरी। पक्षियों में ओवरी और ओविडक्ट उपस्थित होती है या क्रियाशील होती है। यदि हम ओवरी को काट करके देखें, तो उसमें जो ओवरी है, वो दो भागों में बटी हुई दिखाई देती है। नंबर एक, कॉर्टेक्स या स्ट्रोमा, जो कि परिधि वाला भाग है, और दूसरा क्या होता है, मेडुला, मध्य वाला भाग। ठीक है, तो ये दो भाग हमें दिखाई देते हैं, और जो जो इनमें अंतर है वो हमने बात कर चुके हैं। ठीक, बाहरी पर्दीय भाग कहलाता है कॉर्टेक्स,
इसमें जन्निक उपकला होती है, अंडे का निर्माण होता है, अंडोत्सर्ग होता है, कार्पस लूटियम बनती है। जबकि मेडुला में ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई पाई जाती है। और किसका बना होता है? जो मेडुला वाला भाग है वो तंतु में संयोजी ऊतकों का बना हुआ होता है। ठीक है। अब बात करते हैं अंडवाहिनी की। अंडवाहिनी के बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है। अंडवाहिनी के कितने भाग होते हैं? कौन कौन से? इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। कैसे होते हैं? देखो, इसमें इतना क्लियर नहीं आ रहा है ना? इसका एक डायग्राम देखना पड़ेगा, दूसरा कोई है कि नहीं इसमें। ठीक है, यहाँ पर है नहीं कोई। बाकी हमने यहाँ समझाया था। देखो, इस तरह से। ठीक है। तो इसका जो भाग होता है, कीप के समान जो भाग होता है, उसको हम क्या बोल रहे थे? इनफंडिबुलम बोल रहे थे। इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पर। जो कीप के समान भाग होता है ओवरी के पास, वो क्या कहलाता है इसका? ठीक है। ये शुरुआत का जो भाग है ये क्या कहलाता है? इनफंडिबुलम। बीच का जो फूला हुआ भाग है वो क्या कहलाता है? एम्पुला। और अंत में जो भाग जोड़ने का काम करता है किसको? अंडवाहिनी को। किसके साथ? गर्भाशय के साथ। वो क्या कहलाता है? इसका इस्थिमस कहलाता है। ठीक है। इनफंडिबुलम में कुछ उंगली नुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं इस तरह से, जो क्या करते हैं? इसके क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं और जो अंडा आ रहा है उसको कैच करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। यहाँ से जो कोई भी अंडा आएगा उसको क्या करेंगे? कैच करने में हेल्प करते हैं। तो उन उंगलीनुमा प्रवर्धों को हम क्या बोल देते हैं? फिम्बरी देते हैं। ठीक है। अब देखिए, तो इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। ठीक है। ओविडक्ट एक परतीय कॉलुमनर सीलिएटेड एपिथेलियम द्वारा आवृत रहती है। ठीक है। इसको इस तरह से समझ सकते हैं। दूसरा ही लेते हैं डायग्राम। मान लो ये गर्भाशय है। ये ओवरी हो गई। ठीक है। इस पूरी अंडवाहिनी में ये कह रहा है कॉल्यूमनर, कॉल्यूमनर यानी चतुष्कोणीय, एक तरह से कॉलम के समान। ठीक है। ऊपर कॉल्यूमनर यानी कॉलम हो गया। ठीक है। और इसके ऊपर क्या पाए जाते हैं? सीलिया पाए जाते हैं। तो इस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो जिसकी वजह से जो ये अंडवाहिनी है पूरी हमें किस तरह की दिखाई देती है? इस तरह से दिखाई देगी, रोएदार। जैसे रोएदार तौलिया होती है ना, तो अंडवाहिनी इस तरह की हमें दिखाई देगी सूक्ष्मदर्शी में, क्योंकि उसकी सीलिया ही सीलिया इसमें दिखाई देंगे। तो जो अंडा यहां से आएगा वो कहाँ गया? अंडवाहिनी के अंदर गया। तो वो ऐसे चलेगा जैसे कि रोएदार तौलिए के या बिल्कुल रेशम के कपड़े पे चल रहा है। इसकी वजह से कि इसमें क्या निकले हुए हैं? ये जो एक सिंगल लेयर पाई जाती है कौन से ऊतक की? कॉल्यूमनर सीलिएटेड एपिथेलियम की। ठीक है। तो वो स्ट्रक्चर लास्ट में इस तरह की दिखाई देगी और इसके ऊपर क्या चलेगा? अंडा। जिससे कि अंडे को चलने में, आगे बढ़ने में आसानी रहे। और जो इनकी सीलियां हैं यह गति करके, यानी एक फ्लो के साथ क्या करते हैं? गति करते हैं और अंडे को आगे धकेलते हैं। कहां पर? गर्भाशय की ओर धकेलते हैं। तो जो हम बात कर रहे थे इसके बारे में, इसके अंदर क्या पाए जा रहे हैं? कॉल्यूमनर सीलिएटेड एपिथेलियम। तो इसकी जो स्ट्रक्चर रहेगी ये कॉलमनर कोशिकाएं हो गई और इसके ऊपर क्या पाई जाती हैं? सीलिया पाई जाती हैं। ठीक है। तो इस जो ये सीलिया हैं क्या करती हैं? एक गति में, यानी एक तरफ फ्लो को करती हैं। और फ्लो को कैसा करती हैं? कि जो अंडा है उसको गर्भाशय की ओर भेजती हैं, धक्का देती हैं। जैसे मान लो ये सीलिया है,
तो ये सभी सीलिया क्या करेंगी, एक तरह से गति करेंगी किधर की तरफ, गर्भाशय की ओर, और इस अंडे को कहाँ धकेलेंगी, अंडवाहिनी से गर्भाशय की ओर धकेलती हैं। ठीक है, तो इतना सा काम होता है कौन सी लेयर का, जो कॉलमनर सीलिएटेड एपिथेलियम होती है, जो किसमें पाई जाती है, ओविडक्ट में, यानी अंडवाहिनी में पाई। ठीक है, अब देखिए, अब आगे आ जाते हैं हम यूट्रस पर, गर्भाशय पर। तो गर्भाशय की जो दीवार होती है वो कैसी होती है, मोटी होती है। ठीक है, मांसल होती है तभी तो मोटी है, तो मांसल मोटी दीवार से ये निर्मित होता है। और अंदर क्या है, खोखली संरचना है। तो क्या हो गई ये, खोखली संरचना है जो मांसल मोटी दीवार से निर्मित होती है। अब जो ये यूट्रस है, इसकी जो दीवार है उसमें 3 लेयर्स मुख्य रूप से पाई जाती हैं। कौन कौन सी, पेरीमेट्रियम पहली हो गई, पेरीमेट्रियम। मेट्रियम शब्द का मतलब होता है यूट्रस के लिए। मायोमेट्रियम, मायो का मतलब है मांसपेशियां, जैसे मायोलॉजी। ठीक है, और एंडो माने सबसे अंदर, और तीसरी लेयर हो गई एंडोमेट्रियम। तो ये 3 लेयर गर्भाशय की दीवार में उपस्थित होती हैं। ठीक है, तो सबसे बाहर की जो लेयर होती है बिल्कुल सिंगल वाली, ये तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, चारों तरफ जो ये लेयर है इसको हम क्या बोल सकते हैं, पेरीमेट्रियम। और जो सबसे विकसित होती है चारों तरफ जैसे हम देख पा रहे हैं, ठीक है, तो ये नंबर 2 की लेयर होती है। कौन सी है, 2 नंबर की, जिसे हम बोलते हैं मायोमेट्रियम। तो यहाँ पर इस जो मायोमेट्रियम लेयर है इसमें मांसपेशियां अधिक विकसित होती हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हम मायोमेट्रियम। और जो सबसे बाहर की लेयर है, पतली लेयर है, जो चारों तरफ से कवर कर रही है गर्भाशय को, उसको बोल दिया पेरीमेट्रियम। ठीक है, पेरी का मतलब होता है चारों ओर, और एंडो का मतलब अंदर की ओर। तो गर्भाशय को जो अंदर से आवृत कर रही है ये वाली हो गई। तो जो अंदर की ओर लेयर है, ठीक है, इसको हम क्या कह देंगे, एंडोमेट्रियम। ठीक है, तो आपने एक शब्द सुना होगा, एंडोमेट्राइटिस, एंडोमेट्राइटिस। तो इसमें क्या होता है कि जो संक्रमण होता है, हम बात कर रहे थे कि सर्विक्स के बारे में, कि सर्विक्स नॉर्मली कैसी रहती है, क्लोज रहती है। ठीक है, लेकिन मध्य चक्र के समय, ठीक है, जब हीट में आता है जानवर उस समय, और दूसरा प्रसव के समय सर्विक्स खुलती है। ठीक है, यदि किसी कारण से सर्विक्स से कोई इन्फेक्शन अंदर चला जाता है, तो वो सबसे पहले जो इन्फेक्शन करेगा वो कहाँ करेगा, सबसे पहली परत में, जिसको हम बोल रहे हैं एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम की सोथ, ठीक है, यानी उसमें जो सूजन है या उसमें जो इन्फेक्शन हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोमेट्राइटिस कहते हैं। ठीक है, एक शुरुआती अवस्था होती है। ठीक है, उसके बाद इन्फेक्शन बढ़ता है। ठीक है, उसको हम जैसे पस वगैरह पड़ जाता है गर्भाशय के अंदर, उसको हम क्या बोल देते हैं, पायोमेट्रा। जब इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो गर्भाशय के अंदर क्या बढ़ जाती है, पस बढ़ जाता है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, पायोमेट्रा। तो मैट्रियम या मैट्रा शब्द जो है किससे संबंधित है, गर्भाशय की दीवारों से संबंधित होता है। ठीक है, तो यदि केवल सबसे आंतरिक लेयर एंडोमेट्रियम प्रभावित होती है, इन्फेक्शन होता है, उसको तो बोल दिया हमने एंडोमेट्राइटिस। यदि संक्रमण बढ़ गया और उसके अंदर पस एकत्रित हो गया, गर्भाशय के अंदर यहाँ पर एकत्रित हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं, पायोमेट्रा। ठीक है, ओके। तो ये लेयर्स के बारे में बात हो गई कि जो गर्भाशय की लेयर्स होती हैं वो 3 होती हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। ये सबसे बाहर की लेयर हो गई नंबर 1, और ये सबसे अंदर की लेयर हो गई नंबर 3। ठीक है, अब देखिए, अब जो जो यूट्रस है इसके पार्ट की बात करें हम, एक तो होते हैं इसके हॉर्न, ठीक है, दूसरी होती है इसकी बॉडी, और तीसरा पार्ट होता है इसकी सर्विक्स। ठीक है, जो यहां से ये शाखित हो रहा है,
गर्भाशय का जो भाग शाखित हो रहा है, ये क्या कहलाते हैं, इसके हॉर्न कहलाते हैं। और ये जो पूरा भाग है, ये यहाँ पर मुख्य रूप से खोखला जो भाग है, ये कहलाता है इसकी बॉडी। और जो इसकी गर्दन वाला भाग है, वो क्या है, सर्विक्स। ठीक है, इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर ही चुके हैं। अब देखिए, अब आ जाता है कि जो ये गर्भाशय है, इसके कौन कौन से टाइप होते हैं। तो पहला है बाई पार्टाइट। ठीक है, बाई पार्टाइट। तो ये किसमें होता है, घोड़ी में पाया जाता, बाई पार्टाइट प्रकार का। तो इसमें होता क्या है कि इसमें जो गर्भाशय के बारे में हमने बात की थी, क्या चीज है गर्भाशय के मुख्य पार्ट, देखो, हॉर्न हो गया, बॉडी हो गई, सर्विक्स। तो सर्विक्स से तो हमें कोई लेना देना है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि सर्विक्स तो सब में पाई जाएगी। सर्विक्स क्या है, एक तरह से नेक है, उसकी गर्दन है या उसकी मुख है, किसका, गर्भाशय में एंट्री पॉइंट होता है। ठीक है, अब देखो बचे क्या, दो चीज, हॉर्न और बॉडी। तो इन दोनों में ही इनकी साइज में डिफरेंस होने के आधार पर ही जो गर्भाशय हैं, इनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो पहली चीज कौन सी हो गई, बाई पार्टाइट प्रकार का हो गया। इसको इस तरह से बोल सकते हैं, बाई पार्टाइट। ठीक है, तो बाई पार्टाइट प्रकार का गर्भाशय किसमें पाया जाता है, घोड़ी में। आगे हम बात करेंगे कि घोड़ी का जो गर्भाशय होता है, वो किस शेप का होता है, टी शेप का होता है। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, हम बात कर रहे हैं कि हॉर्न। तो पहली चीज हो गई इसमें हॉर्न, और दूसरी चीज हो गई बॉडी। ठीक, तो जो बाई पार्टाइट का प्रकार है, इसमें जो हॉर्न है वो तो होते हैं छोटे, और जो बॉडी होती है वो इन हॉर्न की अपेक्षा में कैसी होती है, बड़ी। ठीक है, तो जो बाई पार्टाइट प्रकार का है, उसमें हॉर्न तो हो गए छोटे और बॉडी हो गई बड़ी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, इसको इस तरह से थोड़ा सा याद रख सकते हैं कि भाई जो टी बन रहा है अपना, ठीक है, टी लेटर को जो हम बनाते हैं, एक तरह से ये मान के चलें कि ये भी लाइन और ये दोनों लाइन, ठीक है, ऊपर की लाइन और नीचे की लाइन, दोनों की लंबाई लगभग बराबर है। ठीक है, लेकिन ये तो हो गई इसकी बॉडी, ये तो क्या हो गई, बॉडी। और ऊपर वाला भाग क्या है, इसका हॉर्न बनाता है। लेकिन हॉर्न वाली जो लाइन है, वैसे तो दोनों लाइन बराबर हैं, लेकिन जब दो भागों में बटेगी तो ये क्या हो जाएगी, आधी आधी। तो हॉर्न कैसे हो गए इसके, छोटे। ठीक है, टी शेप में है। तो जब इसको बांटेंगे, दोनों लाइन वैसे बराबर हैं, लेकिन ऊपर वाली लाइन को यदि हमने बांटा दो भागों में, दो हॉर्न में हमने इसको बांटा, तो क्या हो गया, ये आधे आधे हो गई। तो बॉडी तो बड़ी हो गई, लेकिन इसके हॉर्न कैसे हो गए, छोटे। ठीक है, तो बाई पार्टाइट के प्रकार में, जो कि घोड़ी में पाया जाता है, जिसमें हॉर्न कैसे हैं, छोटे हैं, और बॉडी कैसी है, बड़ी होती है। ठीक है, अब देखो, दूसरा है बाई कॉर्नुएट। तो जो बाई कॉर्नुएट है, ये किसमें पाया जाता है, रूमिनेंट्स में मुख्य रूप से पाया जाता है। बाई कॉर्नुएट। ठीक है, और यहां भी हम बात करें हॉर्न और बॉडी की, तो जो रूमिनेंट्स हैं उनमें हम मुख्य रूप से बात करें कौन सी, बाई से। ठीक है, या फिर जो कुछ बिच है, तो बिच में कौन सा पाया जाता है, वी शेप का पाया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो हॉर्न है, वो तो हो गई कैसे, लंबे, और बॉडी कैसी हो गई, छोटी। तो इसका यहाँ ये कह सकते हैं कि बाई पार्टाइट का ये अपोजिट होता है। तो हॉर्न तो हो गई यहाँ पर बड़े, और बॉडी कैसी हो गई, छोटी। ठीक है, तो ये किसमें पाया जाता है, रूमिनेंट जानवर में मुख्य रूप से, और बोल सकते हैं हम ऊंटनी, सुअरी, कुतिया। ठीक है, और रूमिनेंस में अपने क्या आ गए, अपने गाय आ गई। ठीक है, काव, बफेलो, ठीक है, सीप और गॉट। इन सभी में भी कौन सा प्लेसेंटा पाया जाता है, सॉरी प्लेसेंटा नहीं, ये गर्भाशय, बाई कॉर्नुएट प्रकार का प्लेसेंटा पाया जाता है। ठीक है, अब तीसरा टाइप होता है डुप्लेक्स प्रकार का। डुप्लेक्स यानी डबल। ठीक है, डुप्लेक्स
तो डुप्लेक्स को हम बोल सकते हैं क्या है ये, डबल। अब गर्भाशय में क्या क्या चीज होती हैं, हमने तीन पार्ट पढ़े इसके, ठीक है। एक तो इसके सबसे पहले हॉर्न हो गई, बॉडी हो गई, और तीसरा क्या हो गई, सर्विक्स। तो गर्भाशय के जब डबल होंगे, गर्भाशय क्या रहेंगे यहाँ पर, डबल। तो गर्भाशय यहाँ क्या रहेंगे, डबल। और डबल का मतलब क्या हो गया, गर्भाशय के कौन कौन से भाग हैं, हॉर्न हो गया, बॉडी हो गई, और तीसरी चीज हो गई सर्विक्स। तो जब तीनों ही चीजें क्या होती हैं, डबल होती हैं, दो दो होती हैं, तो वो क्या कहलाता है, डुप्लेक्स प्रकार का प्लेसेंट, ओ सॉरी, गर्भाशय कहलाता है। ठीक है, और ये मुख्यतः किसमें पाया जाता है, खरगोश के अंदर पाया जाता है। तीसरा है सिंपलेक्स, यानी सिंपल प्रकार का प्लेसेंटा है, ठीक है, जो कि मुख्य रूप से किसमें पाया जाता है, मानव में पाया जाता है। जहां पर जो गर्भाशय है, ठीक है, इसमें केवल बॉडी पाई जाती है, और जो कैसी होती है, नाशपाती के आकार की, नाशपाती के समान। और इसमें जो दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट क्या है इसका, एक हॉर्न। तो हॉर्न इसके अंदर अनुपस्थित होते हैं, क्या रहते हैं, हॉर्न एब्सेंट, ठीक है। जबकि सर्विक्स वगैरह होंगी, सर्विक्स, सर्विक्स से बॉडी, और बॉडी के बाद हॉर्न क्या हो गए, इसमें एब्सेंट हो गए। तो इस तरह से देख सकते हैं हम कि सर्विक्स हो गई, ठीक है, और इसके बाद क्या आ गया, ये गर्भाशय आ गया, और ये यहीं कहीं खत्म हो जाएगा। इसमें जो साइड के भाग, जैसे मान लो ये हॉर्न बन रहे थे, ये क्या रहते हैं, यहाँ पर अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। तो केवल और केवल कहाँ तक होते हैं इसमें, ये हॉर्न वाला भाग ही इसमें पाया, सॉरी, हॉर्न वाला भाग उपस्थित रहता, अनुपस्थित रहता है, केवल बॉडी यहाँ पर पाई जाती है। तो बॉडी और सर्विक्स सिंप्लेक्स प्रकार के प्लेसेंटा में पाई जाती है, ठीक है। तो इसमें हम ये लिख सकते हैं, सिंप्लेक्स में बॉडी व सर्विक्स उपस्थित। तो देखो, जो गर्भाशय हैं चार प्रकार के हैं। पहला बाइपार्टाइट, दूसरा बाइकॉर्नुएट, तीसरा डुप्लेक्स, और चौथा सिंप्लेक्स, ठीक है। बाइपार्टाइट मुख्य रूप से घोड़ी में पाया जाता है, जिसमें हॉर्न तो हो गए उसके छोटे, और बॉडी हो गई बड़ी। जबकि बाइकॉर्नुएट में इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, हॉर्न तो हो जाएंगे बड़े, और बॉडी हो जाएगी छोटी। डुप्लेक्स, डुप्लेक्स का मतलब हो गया डबल, ठीक है। तो इसमें जो गर्भाशय के पार्ट हैं, गर्भाशय के तीन पार्ट होते हैं, एक हॉर्न, दूसरा बॉडी, और तीसरा सर्विक्स। तो तीनों ही क्या हो जाएंगे, इसमें डबल हो जाएंगे। सिंपलेक्स यानी बिल्कुल सिंपल प्रकार का गर्भाशय, तो जिसमें हॉर्न क्या रहते हैं, अनुपस्थित होते हैं, केवल दो चीजें पाई जाती हैं, बॉडी और सर्विक्स इसमें पाए जाते हैं। और सिंपलेक्स प्रकार का जो गर्भाशय है वो किसमें पाया जाता है, मनुष्य में या मानव के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो ये अपने गर्भाशय के प्रकार हो गए। अब देखो, गर्भाशय के कार्य की बात करें, भाई जो गर्भाशय है उसका मुख्य काम क्या है। तो गर्भाशय में जब अंडा आएगा, तो वो निषेचित भी आ सकता है और अनिषेचित भी आ सकता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो गर्भाशय है उसके अंदर तैयारी शुरू से ही चल जाती है। तब जब ईस्टर साइकिल शुरू होता है, तो उधर तो अंडे का निर्माण शुरू होता है, और इधर गर्भाशय में जो अगले भ्रूण के लिए, यानी उसके रहने सहने के लिए तैयारी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो मुख्य रूप से क्या होगा कि यदि प्रेगनेंसी के लिए स्थान प्रदान करता है, ठीक है, तो बच्चे के जो विकास के लिए क्या करता है, ये स्थान प्रदान करता है। तो बच्चा आएगा अंदर, तो बच्चा किसके रूप में आएगा, जो निषेचित अंडा है वो आएगा, ठीक है। तो जायगोट के रूप में आएगा, और जायगोट को क्या है, पोषण दिया जाएगा, किसके लिए, उसके विकास के लिए। किस रूप में दिया जाता है, यूटेराइन मिल्क के रूप में दिया जाता है। अब देखो, तो शुक्राणुओं को निषेचन स्थल या अंडे तक पहुंचाना, ये भी गर्भाशय का कार्य हो गया, क्योंकि शुरुआत में जो अ, वीर्य आता है, सीमन आता है, ठीक है, उसके द्वारा जो शुक्राणु हैं सबसे पहले सर्विक्स में प्रवेश करते हैं, सर्विक्स से कहाँ जाते हैं, गर्भाशय में जाते हैं, गर्भाशय से कहाँ, हॉर्न में पहुंचते हैं, ठीक है, उनके लिए स्थान दे दिया। अब उसके बाद
गर्भाशयी दूध का स्राव करवाता है, ठीक है, और गर्भधारण करवाता है। यानी जो निषेचित अंडा है जब वो आएगा तो उसका क्या करवाएगा, ये गर्भधारण करवाएगा और गर्भाशयी दूध के द्वारा उसके लिए पोषण प्रदान करेगा, और उसी से क्या होगा, भ्रूण का विकास होता है। और लास्ट है कि ये अपरा का निर्माण करने में मदद करता है। अपरा मतलब हो गया प्लेसेंटा, क्योंकि प्लेसेंटा के द्वारा ही जो भ्रूण है उसको पोषण दिया जाता है, ठीक है। तो प्लेसेंटा का निर्माण करने में ये क्या करता है, मदद करता है। और भ्रूण का प्लेसेंटा और गर्भाशय की जो लेयर हैं वो आपस में जुड़ी रहती हैं, जिसके द्वारा ही, यानी प्लेसेंटा के द्वारा ही जो भ्रूण है वो माँ से पोषण प्राप्त करता है, और कहाँ से, गर्भाशय से जुड़ करके, ठीक है। तो ये कार्य होते हैं गर्भाशय के, मुख्य रूप से गर्भधारण करवाना, भ्रूण का विकास करवाना, अपरा का निर्माण करवाना, गर्भाशय दूध का स्राव करना, और शुक्राणुओं को निषेचन के लिए स्थान प्रदान, ठीक है। अब देखो, अब ये है कि जो ओवरी है, यानी अंडाशय, अलग अलग जानवरों में अंडाशय का आकार क्या होता है और गर्भाशय का आकार क्या होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है ये, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। सीधा सिंपल पहले भी आ चुका है यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए, जो गाय है, गाय में ओवरी का जो आकार होता है वो किस शेप का होता है, अलमंड शेप, ठीक है। यानी कैसी होती है, बादाम के आकार की हो सकती है, ठीक है। ओवरी कैसी हो गई, बादाम के आकार। वहीं हम घोड़ी में बात करें तो घोड़ी में जो ओवरी होती है वो कैसी होती है, सेम के आकार की या किडनी शेप, कैसी होती है, किडनी के समान या सेम के बीज के समान। और जो बिच होती है, सुअरी होती है, उसमें कैसी होती है, दीर्घ अंडाकार। दीर्घ अंडाकार का मतलब क्या होगा, ये तो अंडे की शेप हो गई, इसमें क्या है, थोड़ी सी खिंची रहती है इस तरह से, जबकि नॉर्मल अंडाकार इस तरह से हो गई, ठीक है। और इसमें क्या है, ये थोड़ी सी लंबी ज्यादा हो जाती है, तो दीर्घ अंडाकार इसमें ये होती है, ठीक। हैन, हैन में किस तरह की होती है, हैन में होती है जैसे अंगूर का गुच्छा होता है ना, उस प्रकार की, बंचेज ऑफ ग्रेप्स, अंगूर के गुच्छे के समान, अंगूर के गुच्छे के समान, ठीक है। तो गाय में उबरी हो गई बादाम के समान की, और घोड़ी में हो गई सेम के बीज के समान की या किडनी से, सुअरी बिच में हो गई ये दीर्घाकार, और हैन में होती है अंगूर के गुच्छे के समान। अब गर्भाशय के आकार की बात करें तो ये होता है वाई शेप, किसमें, गाय भैंस भेड़ बकरियों में कैसा है, वाई शेप। घोड़ी में कैसा है, वी शेप। बिच में कैसा है, वी शेप, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वी शेप है, तो यहाँ पर यूट्राइन जो बॉडी है वो कैसी है, छोटी है, ठीक है। और इसके हॉर्न कैसे हैं, बड़े। यहाँ पर भी क्या है, यूट्राइन बॉडी छोटी है और हॉर्न कैसे हैं इसके, बड़े होते हैं, ठीक है। और जो हॉर्न बड़े होते हैं उनको हम कौन से बोलते हैं, बाई कॉर्नुएट प्रकार के प्लेसेंटा के अंतर्गत रखते हैं, है ना। टी शेप में क्या था, बॉडी इसकी बड़ी है और हॉर्न कैसे हैं इसके, छोटे। इसको हम कहाँ रख रहे थे, बाई पार्टाइट, बाई पार्टाइट प्रकार के प्लेसेंटा में रख रहे थे, और इनको कहाँ रख रहे थे हम, बाई कॉर्नुएट, है ना। और इसको भी किस में रख देंगे हम, बाई कॉर्नुएट, ठीक है। तो ये हैन हो गया। अब जो हैन है, अब हैन की इसकी बात करें अंडवाहिनी की या इसका यूट्रस की, तो इसका जो मादा जनन तंत्र है वो किस तरह का होता है, ठीक है, उसके बारे में बात देखो। अब जो मुर्गी है, मुर्गी की जो अंडवाहिनी है उसके मुख्य रूप से 5 भाग होते हैं। कौन कौन से, इनफंडिबुलम, मैग्नम,
इस्थमस, यूट्रस, वेजाइना। तो यहाँ पर जब कभी भी पूछे कि मुर्गी के अंडवाहिनी या जो इसका यूट्रस वगैरह है, वो हम मुख्य रूप से 5 भागों के रूप में ही देखते हैं, क्योंकि इसकी जो ओवरी है वो कैसी होती है, मुर्गी के क्या नाम, अंगूर के गुच्छे के समान हो गई। इस तरह से अंगूर के गुच्छे के समान इसकी ओवरी पाई जाती है। उसके बाद जो इसका पूरा मादा प्रजनन तंत्र है, ठीक है, मुर्गी का, वो उसमें कौन कौन से भाग होते हैं। पहला भाग हो गया ये कीप के समान जो संरचना है, ये क्या हो गई इसकी, इनफंडिबुलम हो गई, पहला वाला भाग। दूसरा बीच का नलकाकार भाग, ये हो गया मैग्नम। ठीक। तीसरा जो इसका भाग है, संयोजन का काम कर रहा है, ये वाला भाग, ये हो गया इस्थमस। और फिर आ जाता है नंबर 4 पर यूट्रस और नंबर 5 पर वेजाइना। अब जो ये पूरा जो इसकी अंडवाहिनी है मुर्गी की, वो किस में जाकर के खुलती है, क्लोएका में जाकर के ओपन होती है। तब इस क्लोएका के अंदर ही कौन कौन सी चीजें आकर के खुलती हैं, इसमें एक संरचना होती है, ये क्लोएका। और जो क्लोएका है, यह है प्रजनन तंत्र के लिए, ठीक है, पाचन तंत्र के लिए और उत्सर्जन तंत्र के लिए, तीनों के लिए एक कॉमन पार्ट का काम करती है। ठीक है। तो जो क्लोएका है, किस किस की ओपनिंग खुलती है क्लोएका में, ये प्रजनन तंत्र तो खुल ही रहा है, ओविडक्ट तो खुल ही रही है, ठीक है, इसके साथ साथ इसमें कौन कौन सी खुलती हैं, उत्सर्जन तंत्र, और दूसरा खुलता है पाचन तंत्र। ठीक है। और तीसरा इसके अंदर हो ही गया ये, जिसको हम बोल रहे हैं प्रजनन तंत्र। तो ये तीनों के लिए किसका काम करती है, कॉमन काम करती है। तीनों के लिए क्या है, ये संयुक्त भाग होता है। ठीक है। और इस क्लोएका की जो ओपनिंग है, वो क्या कहलाती है, वेंट कहलाती है। ठीक। अब देखो, मुर्गी के अंदर किसका निर्माण होता है, अंडे का निर्माण होता है। ठीक है। अब अंडे का निर्माण जो हो रहा है, वो किस किस तरीके से होता है। तो इनफंडिबुलम की यदि हम बात करें, तो लगभग लगभग इसकी जो लंबाई है, ठीक है, वो कितनी होती है, लगभग 11 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हम मान करके चलते हैं। मैग्नम की बात, मैग्नम वाले पार्ट की बात करें हम, तो लगभग 33.6 सेंटीमीटर इसकी लेंथ को मान करके चलते हैं। तो यहाँ पर 33 या 34 भी यदि आ जाता है, तो वो भी सही माना जाएगा। ठीक है। अब इस्थमस, यूट्रस और वेजाइना, तीनों की जो लेंथ है, वो कितनी होती है, 10-10 सेंटीमीटर होती है। यदि हम इसकी अंडवाहिनी की लंबाई की बात करें, तो इनफंडिबुलम कितनी लंबाई कितनी होती है, 11 सेंटीमीटर होती है। मैग्नम की बात करें तो 33.6 होती है, 33 या 34 मान सकते हैं। इस्थमस की 10 सेंटीमीटर होती है, हालांकि 10.6 होती है, लेकिन इसको काउंट करके चलते हैं हम 10 में, तो याद करने के पर्पज से इसको हम 10-10 ही मान के चलते हैं। ठीक है। तो तीनों की जो लेंथ है, 10 सेंटीमीटर स्टमस की हो गई, 10 सेंटीमीटर यूट्रस की हो गई, और 10 सेंटीमीटर हो गई वेजाइना की। ठीक है। हालांकि वेजाइना की 10 से कम ही होती है, लेकिन राउंड फिगर में हम, लगभग 7 सेंटीमीटर होती है इसकी, लेकिन राउंड फिगर में हम जब इसको लेकर के चलते हैं, यानी कि एज के हिसाब से जो एक नॉर्मल आती है, वो 10 सेंटीमीटर ही इसमें आती है। तो 10-10 सेंटीमीटर इन तीनों की लेंथ होती है। अब अंडवाहिनी के अंदर क्या हो रहा है, शुरुआत में अंडे का निर्माण हो रहा है, और इस अंडवाहिनी के द्वारा ही पूरा अंडा निकल करके बाहर आता है। ठीक है। तो जो अंडा है, अंडे की जो जर्नी है, वो किस तरह से संपन्न होती है, ठीक है, उस तरह से अंडा बनता है। तो जो पहला पार्ट है इनफंडीबुलम वाला, ठीक है, इस इनफंडीबुलम में जो अंडा रुकता है, जो समय इसके अंदर गुजारता है, वो कितने समय गुजारता है, लगभग 15 मिनट तक इसके अंदर रुकता है। ठीक है। और इसी को, यानी इनफंडीबुलम को ही हम क्या बोलते हैं, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब हो गया कि यही निषेचन का क्षेत्र होता है। तो निषेचन यदि अंडे का होना होगा, तो वो कहाँ हो जाएगा, शुरुआत में इनफंडीबुलम के अंदर ही हो जाएगा।
नहीं तो अगर यहां पर निषेचन नहीं हुआ तो आगे चल के अंडे का निषेचन नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, देखो कैसे। तो शुरुआत में जो इनफंडीबुलम है, इसका काम हो गया यौग का निर्माण करना। ठीक है, शुरुआत में जो इनफंडीबुलम है, जो अंडा आया, ठीक है, उसमें जो यौग का निर्माण हो रहा है वो कौन करता है, इनफंडीबुलम का है। 15 मिनट के बाद जैसे ही अंडा आगे बढ़ेगा, कौन से वाले भाग में, मैग्नम वाले भाग, तो यहां पर जो अंडा रुकता है वो रुकता है, इसको चलो यहां लिख लेते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं दूसरे कलर से। वो रुकता है यहाँ पर लगभग लगभग 3 मिनट। ठीक है, और तीसरा भाग हो गया इस्थमस, यहाँ रुकता है ये 1.25 आवर्स। ठीक है, यानी सवा घंटे, 1 घंटे 15 मिनट बोल सकते हैं इसको। ठीक है, 1 घंटे 15 मिनट। 1 आवर 15 मिनट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर होता क्या है, पहले बन गया योग, अब जो दूसरा भाग है मैग्नम, यहाँ पर क्या बनेगा, योग के बाद क्या बनता है, एल्बुमिन। एल्बुमिन का निर्माण कहां पर होता है, मैग्नम वाले भाग में होता है। ठीक है, अब तीसरा है इस्थमस वाला भाग, इसमें अब यॉक भी बन गया और एल्बुमिन भी बन गया। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या बनेगा फिर, सेल मेम्ब्रेन। तो इस्थमस का काम हो गया सेल मेम्ब्रेन का निर्माण करना। ठीक, अब चौथी चीज, जो चौथा भाग है वो कौन सा है, यूट्रस। तो यूट्रस में जो अंडा है वो सबसे ज्यादा समय के लिए रुकता है, और वो समय कितना होता है, लगभग 30 घंटे और 45 मिनट तक, या इसको हम राउंड फिगर में क्या बोल देते हैं, 22 घंटे ही इसको बोल दिया जाता है, 45 मिनट। तो इसलिए इसको क्या बोल देते हैं हम, लगभग लगभग 22 घंटे तक जो अंडा है वो किसके अंदर रुकता है, यूट्रस के अंदर रुकता है। अब यूट्रस के अंदर क्या काम होता है, यहां पर सेल मेम्ब्रेन बन गई। अब इसका जो कवच है ऊपर का, ठीक है, इसको बोलते हैं हम एग सेल। क्या कहते हैं, एग सेल। इसका निर्माण कहां पर होता है, यूट्रस के अंदर होता है। ठीक है, अब जो अंडे का जो कवच है, जो एग सेल है, या जो उसका आवरण है, कठोर आवरण है, कई बार कुछ पक्षियों में उसके ऊपर क्या रहते हैं, डॉटेड रहते हैं। ठीक है, तो जिनको बोलते हैं हम पिगमेंट, यानी अलग अलग प्रकार के धब्बे। तो एग सेल का निर्माण और सेल को रंग प्रदान करना, या अलग अलग प्रकार के जो रंग के धब्बे होते हैं, वो धब्बे किसकी वजह से आते हैं, यूट्रस की वजह से आते हैं। तो उन धब्बों को प्रदान करने का काम कौन करता है, या जो कवच बना है, जो एग सेल बना है, अंडे का जो कठोर आवरण बना है, तो उसको जो रंग प्रदान करता है, यानी सफेद होते हैं अंडे, हल्के पीले होते हैं, या फिर आपने जो बर्ड्स हैं उनके अंडे अलग अलग रंग के होते हैं, हल्के गुलाबी रंग के होते हैं, उस पर कुछ ब्लैक कलर के स्पॉट पाए जाते हैं। तो वो सब जो स्पॉट आते हैं उस कवच पर, जो अंडे का कवच है, वो किसकी वजह से आ पाते हैं, यूट्रस की वजह से आ पाते हैं। ठीक है, उसके बाद सीधा अंडा वेजाइना में आता है, और वेजाइना से कहाँ आता है, क्लोएका के द्वारा बाहर आ जाता है। तो इस तरह से ये मुर्गी के अंडवाहिनी के भाग होते हैं, 5 भाग होते हैं, इनफंडीबुलम, मैग्नम, इस्थमस, यूट्रस, वेजाइना। उनकी लंबाई की बात करें तो 11 सेंटीमीटर इनफंडीबुलम की, लगभग 33.6 जो सेंटीमीटर है, ठीक है, लगभग 34 सेंटीमीटर वो किसकी होती है, मैग्नम की होती है। और इस्थमस, यूट्रस और वेजाइना तीनों की जो लंबाई होती है 10-10 सेंटीमीटर होती है। अब इनके काम की बात करें, जो कार्य है, तो सबसे पहले अंडे के अंदर जो पीतक होता है, ठीक है, क्या है, पीतक। तो पीतक का निर्माण कौन करता है, इनफंडीबुलम का है। ठीक है, और पीतक के ऊपर जो सफेद, जिसको बोलते हैं अंडे की सफेदी, ठीक है,
एल्बुमिन। तो एल्बुमिन का निर्माण कौन करता है? मैग्नम करता है। और फिर एक पतली झिल्ली नुमा संरचना पाई जाती है अंडे के ऊपर, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो उसका निर्माण करता है इस्थमस। और उस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर पाया जाता है कठोर आवरण, इसको बोलते हैं हम एग सेल। और एग सेल का रंग अलग अलग प्रकार का होता है, सफेद रंग का भी हो सकता है, हल्के पीले रंग का, हल्के गुलाबी रंग का, या कई बार जो सफेद आवरण है उसके ऊपर स्पॉट होते हैं, ब्लैक कलर के, ग्रीन कलर के, या अलग अलग रंगों के जो स्पॉट होते हैं, उसको जो प्रदान करता है, या उसमें जो स्पॉट होते हैं वो किस वजह से होते हैं? यूट्रस की वजह से होते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई किसकी? मुर्गी की जो अंडवाहिनी है, उनके लंबाई की, उसके कार्य की, और कितना समय अंडा कौन से भाग में गुजार रहा है। तो सबसे पहले जो इनफंडीबुलम है, वहां पर 15 मिनट गुजार रहा है अंडा। दूसरा हो गया उसका मैग्नम। तो मैग्नम में जो लगभग लगभग गुजार रहा है वो 3 घंटे गुजार रहा है। वो लगभग 1 घंटा 15 मिनट वो गुजार रहा है इस्थमस में। और यूट्रस में सबसे ज्यादा लगभग 22 घंटे का समय जो गुजार रहा है वो कहाँ गुजार रहा है? यूट्रस में गुजार रहा है। और यूट्रस में क्या काम हो रहा है? एग सेल का निर्माण हो रहा है, उसके कठोर आवरण का जो कवच है उसका निर्माण हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद अंडा सीधा कहाँ जाता है? बाहर आ जाता है। ठीक है, और यदि मुर्गी के अंडे का या कोई भी जो पक्षी है उसमें अंडे का जो निषेचन होना होता है वो शुरुआत में ही हो जाता है। तब जब अंडा आता है, ठीक है, कहाँ पर? इंफंडीबुलम वाले स्थान। नहीं तो उसके बाद निषेचन नहीं हो सकता है। ठीक है, और निषेचन कब होगा? जब मुर्गियों के साथ या पक्षी के साथ क्या होगा? नर पक्षी रखा जाता है। ठीक, देखो कुछ ये पॉइंट हैं, इनके बारे में और बात कर लेते हैं। नर जनन तंत्र की उत्पत्ति वॉल्फियन डक्ट से होती है, या जिसको बोलते हैं मीजोनेफ्रिक। ठीक है, और मादा जनन तंत्र की किससे होती है? मुलेरियन डक्ट से होती है। तो जब भ्रूण का विकास होता है तो भ्रूण के विकास के समय इन डक्ट्स का निर्माण होता है। ठीक है, तो यानी जो मेल बनेगा या फीमेल बनेगा, तो वो मतलब जो अपने क्रोमोसोम है निषेचन पर डिपेंड करता है। ठीक है, एक्स क्रोमोसोम है या वाई क्रोमोसोम है। और उसी हिसाब से जब जायगोट से जब बच्चे का निर्माण होता है तो वहां पर कौन सी डक्ट डेवलप होगी आगे चल करके। ठीक है, तो वहां पर यदि जो बच्चा है नर है, तो वहां पर कौन सी डक्ट डेवलप होती है? वॉल्फियन डक्ट डेवलप होती है। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो नर जनन तंत्र है तो वो किससे बनती है? वॉल्फियन डक्ट से उसका निर्माण होता है। और मादा के अंदर जो जनन तंत्र है वो किससे बनता है? मुलेरियन डक्ट से निर्मित होता है। तो मेल को क्या बोलते हैं हम? जो नर है, नर को क्या कहते हैं हम? मेल कहते हैं। ठीक है, और जो मादा है, मादा को क्या कहते हैं हम? फीमेल कहते हैं, है ना। अब जो मेल है, मेल का निर्माण किससे हो रहा है? वॉल्फियन डक्ट से हो रहा है। ठीक है, और इसका निर्माण किससे हो रहा है फीमेल का? मुलेरियन डक्ट से। अब देखो इसको याद इस तरह से कर सकते हैं हम कि नर और मादा को ही हम क्या बोल देते हैं? फीमेल को ही वोमेन बोल देते हैं, है ना। तो उनके जो अक्षर है ना, जैसे मेल का एम और वोमेन का डब्ल्यू। ठीक है, तो इनको आप क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, यदि मेल है तो भाई ये मेल वाला मुलेरियन से नहीं बनेगा, मेल और मेल नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। तो मेल किसके साथ जाएगा? वोमेन के साथ जाएगा। ठीक है, तो एम डब्ल्यू। ठीक है, एम और डब्ल्यू का कॉम्बिनेशन है, यानी मेल और वॉल्फियन डक्ट आएगा। ठीक है, क्योंकि वोमेन किससे शुरू हो रहा है? डब्ल्यू से। और वॉल्फियन किससे शुरू हो रहा है? डब्ल्यू से। तो ये आपस में मैच नहीं करेंगे। क्या रहेंगे? ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट डक्ट से निर्मित होंगे। इसी तरह से मेल वाला है तो मेल वाला मुलेरियन से नहीं डेवलप होगा। कौन सी डक्ट से होगा? वॉल्फियन से। फीमेल वाला है या वोमेन है, वो वॉल्फियन से नहीं बनेगी, डब्ल्यू डब्ल्यू से नहीं बनेगी, तो किससे बनेगी? मेल वाले से, मुलेरियन डक्ट से। तो ये थोड़ा सा आप याद कर सकते हैं इसको कि अपोजिट डक्ट से जो अक्षर हैं, ठीक है, उसके हिसाब से बात कर रहे हैं। तो नर का निर्माण होता है वॉल्फियन डक्ट से, और मादा का निर्माण होता है मुलेरियन डक्ट से। अब जो जानवर हैं उनमें मुख्यतः जो अंडाशय से द्वितीयक oocyte बाहर निकलता है, और जबकि घोड़ी और कुतिया में
कौन सा निकलता है, प्राथमिक ऊतक बाहर निकलता है। तो इसको समझने के लिए हम बात करेंगे जब स्पर्मेटोजेनेसिस और ooजेनेसिस के बारे में, ठीक है, तो वहां पर इसके बारे में बात करेंगे। ये अलग अलग स्टेज होती हैं, ठीक है, अंडे के निर्माण की अवस्थाएं होती हैं। ठीक, तो जो ओवुलेशन होता है, ओवरी से जो अंडा बाहर आता है, वो अंडे के विकास की कौन सी अवस्था का बाहर आ रहा है, ठीक है, उसी के बारे में ये बात की है। तो जो अंडाशय से जो द्वितीयक oocyte बाहर निकलता है, कहां पर, मुख्यतः जानवरों में, लेकिन घोड़ी और कुतिया में कहां पर आ जाता है, प्राथमिक oocyte बाहर निकलता है। ठीक है, अगला है, रोमन्थी जानवरों में राइट ओवरी अधिक क्रियाशील होती है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे रूमेनेंट्स में कि कौन सी ओवरी बड़ी होती है रूमिनेंट्स में, रूमन के अपोजिट साइड वाली, है ना, और रूमन किधर की साइड में है, लेफ्ट साइड में है। ठीक है, लेफ्ट साइड किधर है रूमन, राइट साइड में, तो राइट साइड की ओवरी क्या हो गई, बड़ी भी हो गई। अब राइट साइड में रूमन है नहीं, तो इस राइट साइड वाली ओवरी को क्या मिलेगा, सही ढंग से पोषण मिल जाएगा, या ये कहेंगे ब्लड सप्लाई ज्यादा सही ढंग से मिल जाएगी। तो इस वजह से रूमिनेंट्स के अंदर राइट साइड की ओवरी क्या रहती है, अधिक क्रियाशील होती है। ठीक है, पक्षियों में लेफ्ट ओवरी और ओविडक्ट ही विकसित होती है, वहां पर ही बात कर चुके थे। वहां पर हमने क्या बात की थी कि पक्षियों में राइट साइड की जो ओवरी है वह, और साथ में ओविडक्ट अनुपस्थित होती है, लेकिन अनुपस्थित राइट साइड की हो गई तो कोई ना कोई तो रहेगी भाई पक्षियों में। तो वहां पर कौन सी उपस्थित होती है, लेफ्ट साइड की ओवरी, और ओविडक्ट क्या रहती है, विकसित रहती है और क्रियाशील रहती है। ठीक है, तो ये पॉइंट थे किसके बारे में, मादा जनन तंत्र के बारे में। ठीक है, तो अब यहां पर यदि आपकी कोई समस्या है, कोई बात है, तो आप बोल सकते हैं।